जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम वैदिक संस्कृति को तुलनात्मक अध्ययन के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? जैसे वैदिक संस्कृति को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक ऋग वैदिक काल होगा, एक उत्तर वैदिक काल होगा। ये ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व बताया जाता है। और उत्तर वैदिक काल को देखें, इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व आएगा। अब देखेंगे ऋग वैदिक काल जो होगा, इसी में 4 वेदों का आपको क्या हो जाएगा, 4 वेदों का संकलन आ जाएगा, 4 वेदों का जिक्र मिलता है। अब वेद की रचना किन्होंने की? तो वेदों की रचना नहीं हुई, बल्कि देवताओं ने खुद आकर के लोगों को बताया होगा। वही पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे सुनते हुए आगे बढ़ा होगा। आगे इसी वेदों का रचना का रूप दे दिया गया। ठीक है, तो आगे इसी चीज को देखेंगे। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंटेड है, मतलब किस तरह से चेंजेज आए, उन्हीं चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। अब बात करें, जैसे इसका बात करें लोहे का ज्ञान। अब ऋग वैदिक काल में देखेंगे तो लोहे के ज्ञान का अभाव था। यानी 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक के एटा जिले के अंतरंज जी खेड़ा अंतरंज अंतरंज जी खेड़ा से प्राप्त हुआ। यानी 1000 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, वहाँ के अंतरंजी खेड़ा से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो ये उत्तर वैदिक की शुरुआत हो चुकी थी उस समय। यानी ऋग वैदिक काल में कह सकते हैं कि क्या था, लोहे का अभाव था। तो देखिए यहाँ लिखा है इसका, लोहे का अभाव था। यहाँ से साक्ष्य लोहे के ज्ञान का अभाव था। अनभिज्ञ लोहे के ज्ञान से अनभिज्ञ थे कौन? ऋग वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे के ज्ञान से परिचित हो गए थे। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे रचनात्मक काल। ये रचनात्मक काल रहा, ये सप्त सिंधु प्रदेश रहा। ये ऋग वैदिक काल जो है, ये सप्त सिंधु प्रदेश क्या होता है? यहाँ 7 नदियों का ये समूह होता है। इसी के बीच में ये सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग वैदिक काल जो सभ्यता थी, ऋग वैदिक सभ्यता, उसी में फली फली विकसित। 7 नदियाँ बोले तो जैसे झेलम हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और आपका एक सरस्वती हो जाएगा। और इसी नदियों के बीच में क्या रहा, ये रहा, इन्हीं जो 7 नदियों के सिंधु, इसी नदियों के बीच में फली फूली सभ्यताएं विकसित हुई। नहीं, सिंधु नहीं, यमुना नदी है। जैसे चिनाब जो हो जाएगा आपका, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, रावी, सरस्वती और यमुना, इन्हीं 7 नदियों के बीच में सिंधु सभ्यता फली फूली। सिंधु सभ्यता नहीं, कौन सी सभ्यता? ऋग वैदिक सभ्यता फली फूली विकसित हुई। ऋग वैदिक सभ्यता में ही 4 वेदों का निर्माण हुआ। 4 वेदों का निर्माण किसने किया? ये कहा जाता है देवताओं ने खुद आकर के ऋषि मुनियों को 4 वेदों के बारे में सुनाया। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान चलता रहा। फिर आकर के जब लिपि का विकास हो गया, तो वार्य क्या होता है, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लिपि का ज्ञान था नहीं, तो लिखेंगे कैसे? हाँ, सुनना जानते थे, वेदों को सुन लिए होंगे, फिर उसी कथा को आगे बनाते हो। गुरु और शिष्य कहा जाता, गुरु और शिष्य की परंपरा चलती रही इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे ये क्या था, गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र। गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र लिखेंगे। ये उत्तराखंड से दोनों निकलती है, ये दिल्ली से होते हुए ऐसे आती है, इलाहाबाद मिलती है, और गंगा नदी भी ऐसे निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है। तो ये जो इनके बीच का जो द्वाब क्षेत्र था ना, उसी में उत्तर वैदिक सभ्यता फूले फूले विकसित हुई। हाँ, और ये क्या था, ये रचनात्मक क्या था, ये परिवर्तनशील काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, पशु जो था, पशु चालक आर्य जो थे, पशुपालक सर्वप्रथम केवल जौ और मतलब जौ को उगाते थे। ये आर्य पशुपालक थे, पशुपालक। और सर्वप्रथम किस फसल को उगाए? तो जौ उगाने का प्रमाण मिलते हैं, पाए जाते थे। अच्छा, आप देखेंगे जो ऋग्वैदिक काल है, वो
ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त थे। और ये क्या थे, ब्रह्मर्षि देश थे। यानी गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र जो उत्तर वैदिक काल के आर्य बसे थे द्वाब क्षेत्र में, उसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया। और जो सिंधु घाटी नहीं, जो ऋग वैदिक काल की सभ्यता थी वो ब्रह्मवर्त कहलाती थी। अच्छा, ये लोगों का ऋग वैदिक काल के लोग काले वो, यानी ऋग वैदिक काल की सभ्यता जो थी उस समय जो मृत भांड मिले वो काले और लाल मिले। यानी मृत भांड कैसे मिले, काले और लाल मृत भांड मिले। मृत भांड बता चुके हैं ये क्या होता है, वीडियो नहीं देखें तो उसे देखिए। मृत भांड वो होता है जहाँ पर लोग क्या करते थे, तो सामान को रखने के लिए, पानी को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए, उसमें स्टोर करके रखने के लिए मृत भांड बनाते थे। कह सकते हैं यही बर्तन था उन लोग खाने पीने का। अच्छा, चित्र चित्रित धूसर मृत भांड था। इस पर जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा तो चित्रित धूसर मृत भांड का निर्माण होने लगेगा। फिर संयुक्त परिवार की बात करेंगे, परिवार की उस समय स्थिति क्या रही होगी, तो ऋग वैदिक काल में देखेंगे तो वंश की संकल्पना हो गई थी, वंश की संकल्पना हो गई थी परिवार गोत्र, और इसमें उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना हो गई है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अभी देखिए कैसे, जैसे शासक राजन कहलाता था, यानी जन का राजा होता, जन सबसे बड़ा था उस समय। तो ये क्या होता है, जन जो है वो जैसे जिला मान सकते हो, यही जन होता, प्रदेश को मान सकते हैं जैसे प्रदेश इस समय उस समय जन होता था। तो शासक यानी राजन कहलाता था, वो पूरे जन का शासक हुआ करता था। इसमें शासक क्या था, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में शासक को राजा कहा जाता था, ये जनपद था। ठीक है। अच्छा, इसमें पद वंशानुगत नहीं था, यानी राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, पंडित जी का लड़का पंडित जी नहीं कहलाएगा, यानी कर्म के आधार पर था। तो पद वंशानुगत नहीं था। और उत्तर वैदिक काल कहलाते हुए पद वंशानुगत हुआ। पद को ही सबसे बड़ा समाज में दोष आ जाएगा। यानी ऋग वैदिक काल में वंशानुगत नहीं होता, इसमें आके वंशानुगत होता है। चार वर्णों में ये भी विभाजित था, लेकिन चार वर्णों में एक कर्म के आधार पर विभाजित था, इसमें जन्म के आधार पर विभाजित हो गया। यानी पंडित जी के घर में जन्म लिए तो पंडित जी ही कहलाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, जैसा कर्म करते थे वैसी के अनुसार आपको पदवी मिलती थी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल को यही पद वंशानुगत हुआ, इसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, जिसे इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं और इन कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं। जैन धर्म उतना फला फूला विकसित नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म हुआ। बौद्ध धर्म क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं का साथ मिल गया, उसे प्रमोशन मिल गया, इस कारण बौद्ध धर्म फला फूला विकसित हुआ। और चाइना चाइना श्रीलंका अन्य देशों में, थाईलैंड, अन्य देशों में बहुत सारा क्या हो गया, ख्याति प्राप्त कर लिया बौद्ध धर्म ने। अच्छा, आप देखेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली व्यवसाय पशुपालक था। यानी ऋग वैदिक काल में लोग पशुओं को पालते थे और व्यवसाय कृषि था। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे का खोज हो जाएगा, हल उल बना के अपना कृषि करेंगे, तो ये क्या कृषि हो गए थे। अच्छा, अभी यहाँ क्या था भाई, उस समय तो पैसा था नहीं, तो ट्रेड कैसे करते थे, तो स्वेच्छा से कर लिया जाता था। यानी स्वेच्छा से कर, यानी बलि चढ़ावा कर होता था, ये स्वैच्छिक होता था। लेकिन व्यवसाय यहाँ कृषि था, नियमित कर व्यवस्था कर दी गई, और इसे नियमित कर दी गई, एकदम देना ही देना, यहाँ स्वैच्छिक था, मन करे तो ये स्वेच्छा से कर दो, पशुपालक का कर दो, यानी बलि चढ़ाओ उसे बोलते थे, दो या नहीं दो, लेकिन इसमें नियमित कर दिया उत्तर वैदिक काल में, आपको देना ही देना होगा नियमित व्यवस्था में। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे उपयन उपनयन उपनयन संस्कार प्लस सभा और समितियों में महिलाओं का प्रवेश स्वीकृत था। यानी सभा और समितियों में महिलाओं का पद स्वीकृत था, यानी महिलाएं उसमें प्रवेश कर सकती थी। लेकिन उपनयन और संस्कार सभा और समितियों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित तथा विदत
समिति थी। यानी महिलाओं को साफ साफ ऐसे समझिए, महिलाओं को सभा और समितियों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। ये कमियां हुई, इन्हीं कमियों को देखते हुए जैन धर्म बौद्ध धर्म ने क्या किया, फला फूला विकसित हुआ और कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया। जो इससे दबे कुचले लोग थे, जो उत्तर वैदिक काल में इसका शिकार हुए थे, वो जाके बौद्ध धर्म जैन धर्म ज्वाइन कर ले रहे थे। आगे आकर ये धर्म आएंगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, चलता रहेगा। ये विदुषी महिलाएं जैसे गोपा मुद्रा और अपाला और घोषा, ये क्या थे, इसमें शामिल थी सभा में। और इसमें विदुषी महिला जैसे मैत्रेय, गार्गी, देवती, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी सभा समितियों से। इसमें था नहीं तो उनका नाम आया है इसमें। अच्छा, आप देखेंगे ये महिला उपनयन संस्कार था। महिला उपनयन संस्कार था, महिलाओं का संस्कार था। महिला उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया इसमें, यानी महिलाओं का उपनयन संस्कार इसमें समाप्त कर दिया जाएगा उत्तर वैदिक काल में। यानी महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में बहुत ही सही था, महिलाओं को चॉइस थी, इसमें चॉइस को खत्म कर दिया गया। तो ये डिफरेंटेड थे काफ़ी, जो उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को मतलब क्या था, उसमें तुलनात्मक अध्ययन आपने देखा, उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, वैदिक संस्कृत के बारे में और पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी इतना ही देखिए, जो मैंने बेसिक डिफरेंटेड बताने की कोशिश की है। ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में किस तरह अलग है, ये किस तरह ऋग वैदिक काल में बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, उत्तर वैदिक काल आते आते इसमें बहुत सारी कमियां हो गई। खामियों को दूर करने के लिए दो धर्म आते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म। फिर आगे पढ़ेंगे किस तरह ऋग वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, 4 वेद कौन कौन है। पढ़ेंगे कि जो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, वेदों में कितने मंडल हैं, क्या है ये ऋग वैदिक काल, मतलब चारों वेदों के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंटेड रहे हैं। जय हिंद।